हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो वशिष्ठ लॉ क्लासेस का 10th वीडियो है। देखिए, इससे पहले 9 वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें देखिए लास्ट वीडियो जो 9th वीडियो था उससे मैं कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुका हूं। कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री उस वीडियो में मैंने बताई है, पॉइंट वाइज बताया। देखिए, मैंने बिल्कुल फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं बताई है। अदरवाइज हिस्ट्री तो देखिए बहुत बड़ा है पोर्शन, बहुत बड़ा पोर्शन है। आपको वो एक वीडियो का 4 वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला। लेकिन जो एग्ज़ाम में आता है, जिस तरीके से पूछा जाता है, बस वो क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने आपको उस लास्ट वीडियो में बताया, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। अच्छा, अब देखिए इस वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि देखिए ये भी एक बड़ा चैप्टर हो जाता है। इससे कम से कम हर बार, हर साल सीजे हो, सिविल जज हो या एडीपीओ का एग्ज़ाम हो, ये 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। देखिए, तो 1 से 2 प्रश्न हमारे हिस्ट्री के, 1 से 2 हमारे शेड्यूल्स के, अनुसूचियों के। ये प्रश्न तो हमारे 3 से 4 प्रश्न तो हमारे 2 क्लासेस में ही कंप्लीट हो जाएंगे, 2 वीडियोस में ही हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इन वीडियोस को अच्छे से देखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि देखिए जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मेरा हौसला बढ़ता है। लाइक भी करिए वीडियो को। देखिए, मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, हम शेड्यूल्स शुरू करते हैं अभी, अनुसूचियाँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मूल संविधान में ओरिजिनली कितनी अनुसूचियाँ थीं। देखिए, आर्टिकल्स एंड पार्ट्स तो उतने ही थे जितने अभी हैं, इसलिए ये क्वेश्चन कभी नहीं आता कि कितने पार्ट्स थे और अब कितने हैं। ठीक, जो चेंज हुआ है, तो 8 अनुसूचियां थी पहले और अब है 12 अनुसूची, 12। ये आप नोट कर लीजिए। मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स, 22 भाग, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थी। ये इसी तरीके से पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी शेड्यूल्स थी। ये कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। अच्छा, अब पूछा जाता है कि सब वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 12 हैं। आर्टिकल्स एंड पार्ट्स तो उतने ही हैं, 395 एंड 22। ओके, एक क्वेश्चन आपका कवर हुआ। अब देखिए शेड्यूल्स में, अब देखिए शेड्यूल नंबर 1 में क्या है। देखिए, शेड्यूल 1 में आप लोग देखिए, बुक जब देखेंगे अपनी ओपन करके, तो बुकिश लैंग्वेज जो आपको मिलेगी वो देखिए आपको मिलेगी स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। ठीक, इतना ही ध्यान रखिए आप, बस उनके नाम भी दिए गए स्टेट्स के। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए आप कि शेड्यूल 1 में पहले 29 स्टेट्स थे, क्योंकि तेलंगाना देखिए बना था तो 29 हो गए थे। तो और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, यूटीज थी। अब 5 अगस्त 2020 को घोषणा हुई थी। देखिए, 370 हटा दी गई थी और राज्य का दर्जा छीन लिया गया था जम्मू कश्मीर से। उसके बाद 31 अक्टूबर 2020 को ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो ये दोनों डेट्स हमें ध्यान रखना है। 31 अक्टूबर वाली डेट पूछी जाएगी इस बार आपका सिविल जज के एग्जाम में भी और आपके एडीपीओ के एग्जाम में भी। तो जम्मू एंड कश्मीर को राज्य की बजाय केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। लद्दाख भी, उसमें से लद्दाख भी था पोर्शन उसका, तो उसे हटाकर लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और जम्मू एंड कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो अब हमारे टोटल देखिए, एक राज्य माइनस हो गया तो 28 बचे और 7 + 2 9 हमारी यूटीज हो गए। अब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो बस इतना ये पूछा जा सकता है इस बार दोनों तरीके से। एक तो ये कि डेट पूछी जा सकती है 31 अक्टूबर वाली, और दूसरी ये कि वर्तमान में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 एंड 9। ये तो ध्यान रखिएगा। अब बात आती है हमारी देखिए शेड्यूल 2 की। शेड्यूल 2 में क्या है, देखिए
शेड्यूल 2 में देखिए बड़े बड़े लोग जो हैं होते हैं, जैसे अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी आप देखें हर चीज़ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको मिलेगी। ये नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं पर भी उन्होंने व्यवस्थित कर दी, नहीं, बहुत माइंड से उन्होंने एक्ट बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो देखिए अब दूसरे नंबर पे क्या आएगा, देखिए दूसरे नंबर पे अब ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, देखिए उनके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। बड़े बड़े लोग, मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए, जिससे आप लोग दिमाग में बैठा सको उस चीज़ के लिए। बड़े बड़े जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो ये देखिए शेड्यूल 2 जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट इसका रिपील कर दिया गया है, तो इन पार्ट्स में डिवाइड है। वो पार्ट ए में क्या है, देखिए पार्ट ए में राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में उपबंध है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट्स के बारे में उपबंध दिए गए हैं, प्रोविजंस। तो देखिए वो प्रोविजंस आपके पार्ट ए में है, पार्ट 1 में है, प्रेसिडेंट और राज्यपाल से संबंधित। पार्ट बी देखिए क्या है। पार्ट बी एक्चुअली क्या है, पार्ट बी को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उसे हटा दिया गया है, अमिट कर दिया गया है। तो अब हम उसमें क्या था क्या नहीं था बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, जब उसे हटा ही दिया तो क्या मतलब है। अब देखिए अब बात आती है पार्ट सी। तो पार्ट सी में आपके मिलेगा लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, और ऐसे ही विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, इनके बारे में प्रोविजंस जो है वो आपको पार्ट सी में मिलेंगे। उसके बाद देखिए आती है बात पार्ट डी की। पार्ट डी में फिर अब चूंकि सब बड़े बड़े लोग हैं, मैंने इसलिए बड़े बड़े लोग वर्ड यूज़ किया था सेकेंड शेड्यूल में, ठीक। अब पार्ट डी में है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बताया गया है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध दिए गए, उनकी सैलरी वगैरह कितना कैसे क्या मिलती है, ये सब चीज़ें कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि पार्ट सी में क्या है, उसके अंदर क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, बहुत सारा है। फिर तो आप शेड्यूल्स पढ़ेंगे अगर तो लगभग 120 to 150 पेजेस का शेड्यूल्स इतना सारा दिया रहता है। क्वेश्चंस में कभी नहीं आता। हाँ, क्वेश्चंस में वो आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए अब पार्ट सी भी हमें पता चल गया। पार्ट डी के बाद आता है हमारा पार्ट ई। तो देखिए पार्ट ई में एक छोटा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है और वो आते हुए भी गलत कर जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले से, हिंदी मीडियम वालों से कोई गलती नहीं होती। तो देखिए इंग्लिश मीडियम में एक कॉम्प्ट्रोलर वर्ड है, उसमें कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जो होता है, इसको बहुत से लोग कभी न्यूज़पेपर्स में भी हमने देखा, कभी टीवी में न्यूज़ में देखते हैं, कभी वो लोग कंट्रोलर बोल देते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स भी कंट्रोलर ही इसको प्रोनाउंस कर देते हैं, तो वो कंट्रोलर पे टिक लगा के आ जाते हैं। तो कंट्रोलर CONTROLLER नहीं, कॉम्प्ट्रोलर हैं COMP। आपको अच्छे से लेटर पढ़ने हैं इसके ऑप्शंस के। देखिए ऑप्शन में आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप देखिए, आप फर्स्ट ऑप्शन आपका वही होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पार्ट ई सेकंड शेड्यूल का, यही होगा ऑप्शन में। आप फट से उसी को टिक लगा के आ जाओगे। और डी वाला जो ऑप्शन होगा सबसे पीछे, उसमें लिखा होगा कॉम्प्ट्रोलर COMPTROLLER, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, CAG जिसे हम कहते हैं, जिसके बारे में प्रोविजंस हमें मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, जो जब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे तब आप और डिटेल में पढ़िएगा। तो कैग से संबंधित प्रोविजन जो है वो हमारे मिलेंगे पार्ट ई में, सेकंड शेड्यूल के। अब यहीं पर एक चीज और नोट कर लीजिए, राइट नाउ वर्तमान में अभी कैग कौन है। तो वर्तमान में जो कैग हैं CAG हैं वो हैं राजीव महर्षि जी। तो राजीव महर्षि जी का नाम आप नोट कर लीजिए क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ADPO वाले स्टूडेंट्स तो देखिए 2016 में पेपर हुआ था, अब 16 के बाद अब होने वाला है 2020 में,
और इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो 2017 में हुई थी। और कैग, एक चीज और नोट कर लीजिए कि कैग का टेन्योर कितना होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है। तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, कैग का 6 वर्ष कार्यकाल होता है। तो देखिए 17 में जो उनकी नियुक्ति हुई महर्षि जी की, तो 2023 तक रहेंगे ये। इसका मतलब 2023 तक पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। तो इसलिए नाम ध्यान रख लीजिए, एक बार नाम ध्यान रखना है और 2 3 4 एग्जाम्स में ये आएंगे, आप नोट करके रखिए। एडीपीओ वाले एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। सिविल जज में इनका नाम आ चुका है पिछले 1-2 साल पहले ही, 17 में इनकी नियुक्ति हुई थी, अब 23 तक ये रहेंगे। राजीव महर्षि कैग। अब हम आगे चलते हैं शेड्यूल 3 पर। देखिए अनुसूची 3 में क्या है। अनुसूची 3 जो है आपकी, वो है आपकी शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, राइट। आप लोग नोट करते जाइए, ध्यान रखिए। बुक है, बुक भी खोल के बैठिए। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में कहा था कि जब मैं आपको पढ़ाऊं, वीडियो जब भी आप मेरा देखें तो आप अपनी बुक एंड कॉपी सब खोल के रखिए। आप टाइम पास नहीं हो रहा है, ये कैरियर बनेगा आपका। क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आपका लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया हिस्ट्री से रिलेटेड, पूरा हिस्ट्री वाला पोर्शन बताया आपको कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए वो मेंस में कभी नहीं पूछा जाता, प्री वाले क्वेश्चन से आते हैं, प्री में आते हैं। देखिए ऐसे ही शेड्यूल्स में से भी प्री में से ही आता, प्री एग्जाम में ही इसमें से आता है, शेड्यूल में, मेंस में नहीं आता। तो आप जब नहीं आता हमारा इतना डिटेल में, तो फिर हम उसको पॉइंट वाइज ही याद रखें ना। बहुत सारा क्यों रटे, इन शेड्यूल्स के अंदर इतना सारा लिखा हुआ है, क्यों रटे जब आता ही नहीं है एग्जाम में। फोकस स्टडी करना है हमें। मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा जब तक आप मेरे सारे वीडियोस देखते रहेंगे। हमें डेविएट नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, इधर उधर नहीं, एक ही अर्जुन की तरह सिर्फ तोते की आंख दिखना चाहिए हमें। बाकियों को तो देखिए उस समय बाकी स्टूडेंट्स को किसी को पेड़ के साथ टहनी दिख रही थी, दूसरे पत्ते दिख रहे थे, दूसरे पक्षी भी दिख रहे थे, लेकिन अर्जुन को अकेले को तोते की आंख दिख रही थी। तो देखिए हमारा टारगेट वही है, फोकस करके हमें चलना है, डेविएट नहीं होना, किसी भी कहानी से हमें नहीं जोड़ना जो आना ही नहीं है। हम उसे क्यों जंक माइंड में हम क्यों स्टोर करें। जंक आप लोगों के मोबाइल में हो जाता है, आप डिलीट करते हैं, तो माइंड से भी जंक डिलीट कर दीजिए आज के बाद। हमारे दिमाग में कचरा हमें नहीं रखना, जो काम की चीजें बस वही रखना है। तो देखिए हम फिर उसी पॉइंट पर आते हैं, शेड्यूल 3 पर, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, ओथ और एफर्मेशन, फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशंस। तो देखिए ओथ, शपथ, अब अगर आप भूल गए कि शपथ किस शेड्यूल में है, शपथ किस शेड्यूल में है आप भूल गए, तो आपको ध्यान रखने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कभी एक वीडियो और आपने देखे होंगे, मैंने अक्षरों के लिए बताया है, अक्षर और अंकों की ट्रिक से पढ़ेंगे हम, ध्यान रखिए। बहुत लंबी ट्रिक्स मैं आपको कभी नहीं दूंगा, सिंपल। तो शपथ देखिए, शपथ में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3, और ये शेड्यूल 3 में ही तो है, अनुसूची क्रमांक 3 में ही तो शपथ है। कैसे भूलोगे आप, पॉसिबल ही नहीं है भूलना। तो अनुसूची 3 में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है, ओथ और एफर्मेशंस। अब देखिए एफर्मेशन क्या होता है। एफर्मेशन मीन्स हम कहेंगे उसे पुष्टि, दृढ़ समर्थन, मतलब जो आप कह रहे हो, जिस चीज की आप शपथ ले रहे हो, उसी की वो पुष्टि कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब भी मंत्री लोग शपथ लेते हैं तो 2 बार शपथ को पढ़ते हैं वो। तो वो 2 बार शपथ कौन सी होती है? पद की और गोपनीयता की, 2 शपथ होती है। तो पद की शपथ लेते हैं और गोपनीयता की शपथ की पुष्टि करते हैं, एफर्मेशन। गोपनीयता रखेंगे वो, उनको जिस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया जा रहा है उससे संबंधित जानकारी लीक नहीं करेंगे।
इस तरीके से व्हाटएवर जो भी उनका मैटर है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि शपथ जो है वो शेड्यूल 3 में है। बस कभी नहीं भूलोगे आप, 3 अक्षर, क्रमांक 3, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। अच्छा, एक चीज और नोट करिए, प्रारूप इंटरव्यू का क्वेश्चन था, एडीपीओ में पूछा गया था। प्रारूप एंड प्रारूप दो चीज होती हैं, एक होता है प्रारूप और प्रारूप। आप लोगों ने कभी इतना बारीक से सोचा नहीं होगा। प्रारूप मीन्स होता फॉर्म, जो स्टूडेंट्स कोचिंग में फॉर्म भरते हैं, कहीं पे भी दूसरी जगह फॉर्म भरते हैं, उसको हम कहते हैं प्रारूप। और प्रारूप होता है फॉर्मेट। फॉर्म एंड फॉर्मेट, देखिए फॉर्म एंड फॉर्मेट, ये फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्म तो हम समझ गए, फॉर्मेट क्या होता है? देखिए फॉर्मेट वो होता है जैसे आपको कोई एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना है और आपको मालूम नहीं कि कैसे मैं करूं, उसका सीक्वेंस क्या होगा, किस तरीके से लिखा जाए, तो आप किसी से वो यदि उसी से रिलेटेड कोई चीज़ एप्लीकेशन की कॉपी लेते हैं, आप उसको देखकर अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसी सीक्वेंस में, तो वो जो जिससे आपने एप्लीकेशन ली है वो एप्लीकेशन आपके लिए फॉर्मेट है। आपको उसमें एज इट इज फॉर्मेट मिलेगा कि स्टार्टिंग कैसे करें, उसके बाद क्या लिखें, फिर उसके बाद क्या। स्टोरी तो पूरी आपकी होगी, उसकी स्टोरी थोड़ी आपकी अलग होगी, आपके क्लाइंट के हिसाब से। कोई क्लेम का कोई केस बनाया आपने, कोई सिविल में कोई दावा बनाया आपने, तो वो आपका मैटर अलग होगा, लेकिन आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा एक दावे की दूसरी कॉपी से, तो वो आपके लिए फॉर्मेट है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, प्रारूप और प्रारूप क्या होता है? तो हमारा शेड्यूल 3 भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आते हैं देखिए शेड्यूल 4 पे। तो शेड्यूल 4 में देखिए क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है, शेड्यूल 4 में ये है। अब देखिए शेड्यूल 4 में स्टेट्स का दिया गया है कि किस किस स्टेट की कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। हमें सभी से कोई मतलब नहीं, देखिए हम तो एमपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमें एमपी की राज्यसभा की सीटें पता होना चाहिए। तो आप लोग नोट कर लीजिए, एमपी में 11 राज्यसभा की सीटें हैं, 11 आ सकता है, कभी पूछा नहीं गया क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं देखिए शेड्यूल 5 पर। शेड्यूल 4 में और भी जो कुछ हमें नहीं पढ़ना। शेड्यूल 5 देखिए, अब शेड्यूल 5 में क्या है? शेड्यूल 5 में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, प्रोविजंस एज टू शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उनके देखिए प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। आप देखिए बुकिश लैंग्वेज और आपको एग्जैक्ट मिलेगी। मतलब देखिए आपको आंसर कैसे अब आपका इसमें गलत होगा और कैसे सही होगा ये नोट करिए। आप देखिए आपकी शेड्यूल 5 में स्पेसिफिक लिखा हुआ है अनुसूचित क्षेत्रों, मीन्स शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड कास्ट नहीं लिखा है। अब आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे? ऑप्शन 1 में जो लिखा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध, ये आप टिक लगा दोगे अनुसूचित जाति वाले पर। अरे वो जाति नहीं है, वो अनुसूचित क्षेत्रों वाली बात है, एरियाज, जो कि सेकंड या थर्ड ऑप्शन में आपको मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों, ऐसा वर्ड आपका फिर वो सही। बाकी देखिए तो बाकी तो पूरा आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, आपको ऑप्शन में तो लिखा मिलेगा सारा। आपको तो सिर्फ अंडरलाइन कहाँ करना है अपनी बुक में, कॉपी में कहीं, क्षेत्रों, एरियाज, मतलब इस पर ध्यान देना। ये अगर आपके दिमाग में बैठा रहा कि शेड्यूल 5 में अनुसूचित जाति नहीं अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में दिया गया है, तो आपका गलत नहीं होगा। फिर आगे देखिए, और भी उसमें बहुत सी चीजें लिखी हैं जो कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, बस ये क्षेत्रों और जाति वाली बात आती है, तो ये आप लोग अब टिक कर लोगे। शेड्यूल 6 में आते हैं हम। देखिए
शेड्यूल 6 में कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं। अब उन राज्यों के नामों को हम कैसे ध्यान रखें? देखिए, इसमें राज्य नाम दिए गए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के अनुसूचित जो जनजाति वाले जो एरिया जो जनजाति हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध एज सच बुकिश लैंग्वेज मिलेगी आपको। अब ऑप्शन कैसे आएंगे देखिए, बाकी तो जो सब लिखा है वैसा के वैसे ही हर ऑप्शन में मिलेगा, वो हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो सिर्फ राज्यों का नाम ध्यान रखना है, कौन से राज्यों के बारे में शेड्यूल 6 में लिखा है, तो वो राज्यों के नाम आ सकते हैं। देखिए राज्य कौन से, देखिए असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्य। ये हमारे लिए फॉर्मूला मिल गया AMTM। अब देखिए आप लोग पैसे निकालते हैं ATM से, तो आप AMTM भी बोल सकते हो। एक नंबर तो चाहिए सिविल जज वालों को, AD प्रो को 2 में से 2 चाहिए। अगर राज्यों का नाम याद रखना है तो AMTM राज्यों में बस इतना ही आपको ध्यान है, बाकी तो वो सब क्वेश्चन में ही लिखा होगा कि अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, ये सारी चीज उसी में लिखी होगी। AMTM एक ही ऑप्शन में होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, AMTM राज्य। शेड्यूल 6 भी आपकी कंप्लीट हुई। शेड्यूल 7 देखिए क्या है। शेड्यूल 7 मीन्स शेड्यूल 7। अब आपको आश्चर्य लग रहा होगा मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश 7 और 7, पर कुछ सोचकर ही मैंने बोला है। 7, स से 7 और स से सूचियां, कभी नहीं भूलोगे आप। सा से 7 और सा से सूचियां, लिस्ट के बारे में बताया गया है। 3 तरह की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इस सूचियों के बारे में बस अब यही आएगा क्वेश्चन। अब इनमें क्या क्या कैसा कैसा डिटेल में है आपको कोई मतलब नहीं याद करने से। हाँ, नंबर से भी आज तक अभी पूछे तो नहीं गए, लेकिन आप चाहो तो नंबर याद रख सकते हो। जैसे यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं संघ सूची में, तो संघ सूची में जो आप बुक देखेंगे आपको अभी तक की जितनी पब्लिश्ड बुक्स मिलेंगी उसमें 97 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही 3 सब्जेक्ट्स और बढ़ गए हैं तो 100 हो गए हैं। अब केंद्र संघ सूची यूनियन लिस्ट, जहां ऑप्शन 96, 97, 98, 99 है अगर, तो आपको फिर टिक लगाना है 97 पर। जहां 100, 101, 102, 103 लिखा है तो आप 100 पर टिक लगा दीजिए। 97 एंड 100 ये दोनों नंबर्स ध्यान रखना है आपको। ये संघ सूची में आएगा नहीं वैसे, लेकिन सूचियां किस में है, किस अनुसूची में, ये प्रश्न जरूर आता है और आता रहा है। सूचियों के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है, अब जिसे पता है वो तो उसको तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और वो फट से टिक लगा देगा। पर जिसे नहीं पता तो वो तो यही सोचता रहेगा यार सूचियों का अनुसूचियों में ये तो क्या आ गया प्रश्न। लेकिन अगर उसे वो छोटी सी ट्रिक पता होगी कि कौन सी अनुसूची में, तो सा से सूची और सा से 7, तो वो 7 नंबर की अनुसूची पर टिक लगा देगा। मुझे तो आप लोगों के नंबर्स चाहिए, आप किसी भी तरीके से टिक करो, मुझे कोई मतलब नहीं। टीचर्स ये कहेंगे वहाँ चेक करने वाले, उनको क्या मतलब है बताइए आप, उन्हें तो सिर्फ सही आंसर से मतलब है। नेक्स्ट देखिए आगे, अब हमारा आते देखिए 8वीं अनुसूची है हमारी शेड्यूल 8। अब देखिए एक चीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। दैट मीन्स उस समय लास्ट अनुसूची जो थी, लास्ट शेड्यूल थी, वो 8वीं थी। तो L फॉर लास्ट होता है और L फॉर लैंग्वेजेस। कैसे भूलोगे आप, L फॉर लास्ट और L फॉर लैंग्वेजेस। मतलब अनुसूची जो अंतिम वाली अनुसूची थी
उस अंतिम अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया। भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं देखिए, राइट नाउ अभी 22 लैंग्वेजेस हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं। और भी इंडिया में देखिए भाषाएं ज़्यादा बोली जाती हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें तो हमारी बुक से मतलब है। हमारी बुक हमें ये बता रही है कि 22 लैंग्वेजेस हैं मान्यता प्राप्त, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो भाषाएं भी हमें पता चल गई। अब देखिए 22 भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं हमारे संविधान के अनुसार। 22 पे टिक लगाना है आपको, 22, 23, 24, 25, 35 ऐसा कुछ भी लिखा होगा, हमें 22 पर टिक लगाना है। 22, राइट। अब बात आती है देखिए कि अब 8 से शेड्यूल्स 12 हुई। अब 8 से 12 हुई तो 9th शेड्यूल जो है उसमें क्या है और वो कब जोड़ी गई, 10th में क्या है, कब जोड़ी गई, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। कई बार इनमें से प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार 9, 10, 11, 12 से कई बार पूछे, कब जोड़ी गई ये पूछा जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये हर किसी को याद नहीं होगा। तो देखिए 9th शेड्यूल में क्या है। 9th शेड्यूल में देखिए कुछ आपको नियम मिलेंगे, विनियम, अधिनियम, उनका विधिमान्यकरण है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, वैलिडेशन, उनको वैलिड कर दिया था जो भी उस समय थे, और बाद में भी जो होते गए उन्हें वैलिड करते गए। तो देखिए ये अब बहुत सारे हैं उसमें, तो देखिए नंबर्स आपको 280, 82 के आसपास मिलेंगे, 280, 282 के आसपास। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें नाम ध्यान रखना है बस कि शेड्यूल 9 में क्या है, शेड्यूल 9 में क्या है। तो देखिए इसके लिए छोटी सी ट्रिक आप देख लीजिए, इसको भी तो याद रखना है, नहीं तो भूल जाओगे। तो न से नियम, अधिनियम, विनियम, ना हो रहा ना बार बार, अधिनियम में भी ना आ रहा है, विनियम में भी ना, और नियम तो है ही ना से शुरू हो रहा है। तो ना से नियम, ना से 9 नंबर में, अनुसूची 9 में कुछ नियम, अधिनियम, विनियमों का विधिमान्यकरण के बारे में दिया गया है। बस यही प्रश्न आएगा आपको, इसी तरीके से आएगा। किस शेड्यूल में दिया गया है बताइए। नियम, अधिनियम, विनियमों का विधिमान्यकरण, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, किस में दिया गया है। तो देखिए मैंने शायद एक वीडियो में पहले कहा है कि आप लोग चूंकि प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं, देखिए आप लोगों का कैरियर बनेगा ऐसे। मीडियम डजंट मैटर इन द स्टडी ऑफ दीज सिविल जज एंड एडीपीओ। आपको लैंग्वेज से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, आपको दोनों पर होल्डिंग होना चाहिए, हिंदी पर भी और इंग्लिश पर भी। कहीं हिंदी से कुछ ट्रिक मिले तो हमें वो ले लेना है, इंग्लिश से ट्रिक मिले तो हमें हमारा तो आंसर सही होना चाहिए बस। हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं, मैं पहले भी लास्ट वीडियो में मैंने बोल चुका हूं, मैं वी आर नॉट डूइंग पीएचडी। हम क्यों डिटेल में हर चीज पढ़ें, याद करें। हमें तो जो पेपर में क्वेश्चन आता है हमारा प्री एग्जाम में, और देखिए हमें ये भी पता है कि मेंस में इससे आना नहीं है, कुछ प्री में ही आएगा। और एडीपीओ का तो प्री होता है, मेंस तो है ही नहीं। अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एडीपीओ स्टूडेंट्स के लिए। इसी साल ऐसा सुनाई दे रहा था शायद कि पैटर्न चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं किया उन्होंने। अभी तक तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने डेट मेंशन नहीं की थी उसमें। जो उनका कैलेंडर है अभी एमपीपीएससी का, मेन एग्जाम की डेट और रिजल्ट वाली डेट वाला जो कॉलम है वो ब्लैंक है। दैट मीन्स के वो होना ही नहीं है, तभी तो ब्लैंक है। तो अब आपका पैटर्न यही रहेगा इसका मतलब। अब उसके बाद भी यदि ये चेंज करते हैं कमिंग नोटिफिकेशन में, एडवर्टाइजमेंट में, तो ये उनकी इच्छा के ऊपर है, वो कर सकते हैं, दे हैव राइट। पर हम तो कैलकुलेशन लगा सकते हैं ना अभी उसी कैलेंडर को देखकर। तो देखिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये प्री एग्जाम एंड देन इंटरव्यू एडीपीओ स्टूडेंट्स के लिए। हो सकता है अगले साल मौका ना मिले, फिर आपको मेंस भी देना पड़े। तो बहुत अच्छी तैयारी करिए, एक भी आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारा शेड्यूल 9 हमें देखिए पता चल गया, अब नहीं भूलेंगे। न से 9, न से नियम, अधिनियम, विनियम का विधिमान्यकरण। अब ये बात आती है देखिए 9th शेड्यूल को कब जोड़ा गया। तो
तो 9 शेड्यूल को जोड़ा गया। अब चूंकि 8वीं के बाद 9वीं, जस्ट 8 के बाद 9, तो पहला संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951 में। ठीक, अब हम भूल गए तो कि 51 में 52, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि भारतीय संविधान में को पहली बार कब संशोधित किया गया था, कब पहला संशोधन समाहित किया था, वो ईयर पूछेंगे आपसे। ऑप्शन क्या होंगे आपके? 1951, 1952, 1953, 1954। अब आप भूल गए हो तो आप छोटा सा ट्रिक याद रखना कि वो पहला संशोधन पूछ रहे हैं, पहला फर्स्ट, तो 1951 में 1 है तो 51, 52 तो हो ही नहीं सकता, 2 है उसमें पीछे, 3, 4 पीछे नहीं हो सकता। 51 में 1 है तो 1951 पहला संशोधन इसी में हुआ था, 1951 में। ओके, तो हमारा 9 शेड्यूल भी कंप्लीट हुआ। 10 शेड्यूल में अब हम आते हैं। देखिए, तो 10 शेड्यूल हमारा क्या है? देखिए, 10 शेड्यूल है हमारा दल परिवर्तन के आधार पर निर्हता के बारे में उपबंध, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया। डिफेक्शन, यदि जो फ्लोर क्रॉसिंग जो होता है उसको दल परिवर्तन कहते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग, डिफेक्शन भी इसे कहते हैं। दल परिवर्तन के आधार पर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, इसके प्रोविजंस आपके दिए गए हैं शेड्यूल 10 में। भूल जाओगे आप लोग, नहीं याद रख पाओगे, ट्रिक नोट करिए। द से 10 और द से दल परिवर्तन, बस इतना ही ध्यान रखना। पूरी कहानी आपको ओटी में वैसे ही मिलेगी कि उसके निर्हता के बारे में उपबंध, वो सारी चीज उसमें पहले से लिखी मिलेगी। बस हमें तो दल परिवर्तन को पकड़ के रखना है। डिफेक्शन, तो द से 10 और द से दल परिवर्तन, अब नहीं भूलोगे आप। इसको कब जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया 52nd अमेंडमेंट में। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1985। तो देखिए, अब वो ईयर आपसे नहीं पूछे क्योंकि जो क्वेश्चंस आ चुके हैं मैं उन्हीं में से बता रहा हूं आपको। उसमें पूछा गया था कि 10वीं अनुसूची को कब, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शंस: 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां, फिर 52वां और 54वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब आप किस पर टिक लगाओगे? आप तो भूल गए हो। याद है तो बेटर है, बेहतर है। मैं कई बार बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, करता रहूँगा। याद है तो बेहतर है, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तो बैक बेंचर्स के लिए भी पढ़ा रहा हूँ ना, उनका क्या होगा बेचारों का? उन्हें तो छोटी छोटी ट्रिक से ही क्लिक करेगा आंसर। तो नोट करिए, बहुत अच्छी ट्रिक है। 10वीं अनुसूची को जोड़ने वाली बात हो रही है, 10th शेड्यूल को। तो 5 2 10, 5 दूनी 10, तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया था। अब आप नहीं भूलोगे इसे। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची में क्या है, किस तरीके से उसे याद रखना, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब आते हैं, देखिए हम 11वीं अनुसूची 11। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में देखिए, उसमें बहुत सारे विषय लिखे हैं, उन्हें जब आप पढ़ोगे उसमें हेडिंग नहीं मिलेगी आपको किसी बुक में, टाइटल नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आया है, एग्जाम में पूछा गया है, तो वो आप नोट करिए। 11वें शेड्यूल में पंचायतों की शक्तियां और उनके प्राधिकारों के बारे में बताया गया है। पंचायत की पावर्स एंड अथॉरिटीज, जो उनके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या, उन सब के बारे में प्रोविजंस हैं। तो हमें पंचायत वर्ड समझ के पकड़ के रखना है। जैसे हमने देखिए 9th में हमने नियम अधिनियम विनियम पकड़ के रखा था, राइट। 10th में हमने दल परिवर्तन, 10 से 10, 10 से दल परिवर्तन, वहाँ 9 से 9 और नियम अधिनियम विनियम व्हाटएवर, राइट। अब यहाँ 11 आ गए। 11 में पंचायत वाली बात आती है। अभी पंचायत आप भूलोगे पक्के से भूलोगे। नगर पालिका, नगर पालिकाओं, नगर निगम और पंचायत और ग्राम पंचायत, इतनी सारी चीज़ें होगी अगर, तो आप भूल जाओगे। आप
हम याद कैसे रखें? अब इसको भी याद रखने का मैंने कुछ बनाया है आप लोगों के लिए। पंचायत देखिए, अब 11 शेड्यूल की बात हो रही है। 11 शेड्यूल मतलब एक जैसे नंबर हैं दोनों। 11 एक जैसी महिलाएं यदि मिल जाती हैं, एक जैसे मित्र यदि मिल जाते हैं, एक साथ बात करने लगते हैं, तो बहुत पंचायत करते हैं, बहुत पंचायत करते हैं। तो बस यही ट्रिक है आपकी। एक जैसे नंबर, एक जैसी महिलाएं यदि मिल गई, बहुत पंचायत करते हैं। महिलाओं की कोई बुराई नहीं है, ये जस्ट एक छोटी सी ट्रिक है। तो एक जैसे नंबर्स देखिए तो हमें ध्यान आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा माइंड में कि हाँ, ये तो वशिष्ठ सर ने बताया था कि एक जैसे नंबर तो एक जैसी महिला मतलब पंचायत ही है। तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। कैसे भी याद रखवाना तो है मुझे आप लोगों को। शेड्यूल 11 को कब जोड़ा गया और 12 को कब जोड़ा गया, दोनों को मैं एक साथ बताऊंगा आपको। शेड्यूल 12 में क्या है देखिए। अब शेड्यूल 12 में है नगर पालिकाओं की शक्तियां और उनके प्राधिकार और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में प्रोविजंस दिए गए। शेड्यूल 12 में नगर पालिकाओं, म्यूनिसिपैलिटीज़। अब देखिए क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़ ये आपको नगर पालिका जो है ये बाकी और किसी में नहीं है, 1 से लेकर 11 तक नहीं है। रिमेनिंग जो बचता है नगर पालिका वो आपका 12 में है। बस ऐसे ही आप ध्यान रखना कि बाकी तो सब आपको ध्यान है ही, देखिए किसी न किसी ट्रिक से। तो नगर पालिका आपको शेड्यूल 12 में मिलेगा। नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व, ठीक है। अब इन दोनों को कब जोड़ा गया देखिए, तो इन दोनों को जोड़ा गया नगर पालिकाओं वाले को 74th में और जो आपका पंचायत है वो 73rd में। मतलब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में इन दोनों को जोड़ा गया था। 73वें में 11वीं अनुसूची और 74वें में 12वीं अनुसूची। और इन दोनों का ईयर एक ही है, 1992। अब कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर 93 भी कहीं पढ़ा है हमने। अरे तो वो तो लागू हुआ होगा। जब एक्ट बन जाता है तो लागू होने में भी तो उसे टाइम लगता है। आईपीसी 1860 1862 में लागू हुआ। तो प्लीज़ कंफ्यूज ना होइए, मैं जो बताऊं उसे नोट करिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। राइट स्टूडेंट्स, हमारी शेड्यूल्स आज सारी कंप्लीट हुई हैं 1 से लेके 12 तक। इन्हीं शेड्यूल्स में जितना मैंने आपको नोट करवाया है बस उतना आप पढ़ लीजिए। ये गारंटी है कि आपका क्वेश्चन शेड्यूल्स इनमें जो मैंने आपको नोट करवाया इससे बाहर नहीं जाएगा। पूरी के पूरी 12 शेड्यूल्स में से लगभग 120 से 150 पेजेस की शेड्यूल्स हैं, इतनी सारे हैं उनके अंदर का मैटर। लेकिन हमने एक वीडियो में देखिए उसे कंप्लीट कर लिया है और आपके क्वेश्चंस भी सही जाएंगे, ये भी पक्का है। शेड्यूल्स हमारी कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। अब हमारी हिस्ट्री लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो ही चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब कॉन्स्टिट्यूशन का अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा आर्टिकल 1 से लेकर लगभग मैं उसे 74-75 तक कंप्लीट करूँगा एक ही वीडियो में, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी से पूछा जाता है, वो स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है आर्टिकल 1 से। और प्रीएम्बल से भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी मैं नोट करवाऊँगा आपके लिए। इस तरह से लगभग 3-4 वीडियो, अभी कॉन्स्टिट्यूशन के 3 वीडियो एटलीस्ट और आएंगे। एटलीस्ट 3 तो आना चाहिए, क्योंकि बड़ा एक्ट है, मेजर एक्ट है। माइनर एक्ट्स के एक वीडियो में ही हो जाएगा काम। मेजर एक्ट्स के 3 वीडियो एटलीस्ट बनाना ही पड़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं शेयर करूंगा आपके साथ। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 10 जुलाई से, जैसे कि मेरे वीडियोस आप देख ही रहे होंगे। जो स्टूडेंट्स बाद में आएंगे उन स्टूडेंट्स
को मैं जो करंट बैचेस हैं उन्हीं में उनकी एंट्री कर लूँगा, एडमिशन उन्हें दे दूँगा, और उनका जो छूट चुका है उसके लिए रिकवरी बैच बनाया जाएगा, जिसमें कि वो जनरली संडे के दिन की क्लास रखूँगा मैं, और उसमें जितना हमारा छूटा हुआ है नए स्टूडेंट्स का वो कवर कर दिया जाएगा, और बाकी तो उन्होंने करंट बैच अटेंड कर ही लिया है। तो ऐसे करके उनकी भी रेगुलर स्टडी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं देखिए मेरे हिसाब से पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, आप लोग भी बहुत मेहनत करिए। सभी जो वीडियोस देख रहे हैं सबका सिलेक्शन होना चाहिए, मेरी तो यही भगवान से प्रार्थना है। बस आप सब लोग अच्छे नंबर्स लाइए, सिलेक्ट होइए। जब सिलेक्ट हो जाएं तो बस इतना मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है वो मुझे फ़ोन ज़रूर करिएगा कि सर आपका वीडियो देख के मेरा सिलेक्शन हुआ, तो फिर मैं आपका रोल नंबर वगैरह आपसे लेकर कुछ ऐड भी दे सकता हूँ। मेरी बस इतनी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट होना चाहिए। सिंपल वे में पढ़िए आप, आपको बहुत ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे चाहता हूँ स्टूडेंट, देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर थोड़े से कम हैं अभी चैनल पर। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और वशिष्ठ लॉ क्लासेस के चैनल का भरपूर फ़ायदा उठाइए स्टूडेंट्स। देखिए मतलब ये मेरा मनोबल टूटना नहीं चाहिए कि सब्सक्राइबर नहीं है ज़्यादा। हालांकि देखिए 1 महीने में लगभग 135 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन ये अभी बहुत कम है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, तो फिर मेरा मनोबल और ज़्यादा बढ़ेगा। और देखिए मेरा जो टारगेट है, मैंने आपको बताया है कि सिविल जज के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको मिलेंगे, और एडीपीओ के भी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको यही यूट्यूब पर मिलेंगे। यूट्यूब से अच्छा कोई माध्यम नहीं है, नो डाउट। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। आप लोग अच्छा पढ़िए, मेहनत करिए और सिलेक्ट होइए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। थैंक यू।